अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, वी आर बैक। और हम पीएचडी जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं और हम क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक जो है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 हमने कवर कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 6। बट बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं उसमें कि ये जो चैप्टर नंबर 6 है क्लास 5 का, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, इसका आप टॉपिक देख लें, इम्पॉर्टेंट पीपल एंड इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पाकिस्तान के इवेंट्स को डिस्कस किया गया है और वर्ल्ड के इवेंट्स को डिस्कस किया गया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी जब इसको थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट साइड एक तरफ जो है वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं हिस्ट्री में पाकिस्तान की वो डिस्कस हैं, और दूसरी तरफ पैरेलल वही इवेंट्स उन्हीं ईयर्स के अंदर दुनिया में क्या हो रहा था वो इवेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊँ तो ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। हर 10 साल के इन्होंने इवेंट्स दिए हैं पाकिस्तान के और दुनिया के, अप टू 2014 2014 तक दिए हैं। इसमें क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मैंने आसानी के लिए इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कर दिए हैं, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है वो पाकिस्तान के इवेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में वो सारे इवेंट्स जो कि दुनिया में हो रहे थे उनको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1940 टू 2014। इस वीडियो में हम सारे के सारे ये इवेंट्स और MCQs और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, दैट्स द फर्स्ट वन। उर्दू इज़ डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन विच ईयर। उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़बान किस साल में डिक्लेयर कर दी गई थी ऑफिशियली? 1947, 1948, 1949 या 1950? एंड द राइट आंसर इज़ 1948। 1948 में उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई थी। लेट्स मूव ऑन। लियाकत अली ख़ान वाज असैसिनेटेड इन विच ईयर? लियाकत अली ख़ान की किस साल शहादत हुई? 1949, 1950, 1951, 1952? And the right answer is 1951। 16 अक्टूबर 1951 लियाकत अली ख़ान जिस बाग में आप बाग कह लें उसको या गार्डन कह लें, रावलपिंडी में था। ये आपको यहाँ पे इधर इंफॉर्मेशन भी मिल रही होगी। रावलपिंडी एट कंपनी बाग कहते हैं इसको। यहाँ पर जो है वो जलसे से ख़िताब कर रहे थे और 2 गोलियाँ जो है उनके चेस्ट में लगी थी और उनका वहीं इंतकाल हो गया था। रज़ा इलाही से अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो 1951 में लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन हुई। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑलराइट, इन द ईयर ऑफ 1956 विच लैंग्वेज इज़ डिक्लेयर्ड एज़ द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, पाकिस्तान की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इन चारों लैंग्वेजेस में से किसको डिक्लेयर किया गया? बंगाली, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी? एंड द राइट आंसर इज़ बंगाली। तो बंगाली जो है वो पाकिस्तान की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। ये उस टाइम की बात है जब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ ही था। आगे बढ़ते हैं। हु एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट मार्शल लॉ इन 1958? 1958 में सबसे पहला मार्शल लॉ इन चारों शख्सियात में से किसने लगाया था? इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, याहया ख़ान या ज़ियाउल हक़? एंड द राइट आंसर इज़ अयूब ख़ान। अयूब ख़ान साहब जो है उन्होंने पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया था और इस्कंदर मिर्ज़ा की हुकूमत को ख़त्म किया था और ख़ुद पावर में आ गए थे। इट्स 1958 एंड इट्स अयूब ख़ान। आगे बढ़ते हैं। इंडस ट्रीटी वाज साइंड इन विच ईयर?
जी, ये एक मुआहदा हुआ था इंडिया से इंडस ट्रीटी का, जो कि पानी का मुआहदा है, जिसमें कुछ 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास हैं और 3 रिवर्स जो हैं वो इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास जो रिवर्स हैं उसमें इंडस है और चनाब है और झेलम है, और इंडिया के पास जो 3 रिवर्स उनको दे दिए गए उसमें ब्यास, रावी एंड सतलज। तो ये इंडस ट्रीटी मुआहदा था, किस साल में हुआ? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। 1957, 59, 60 या 61? एंड द राइट आंसर इज़ 1960। 1960 के अंदर ये इंडस ट्रीटी मुआहदा जो था पाकिस्तान इंडिया का, ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान वॉन द गोल्ड मेडल इन द हॉकी बीटिंग इंडिया इन ओलंपिक्स इन। पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, इंडिया को हराया ओलंपिक्स में, साल कौन सा था? 1957, 59, 60 या 61? एंड द राइट आंसर इज़ 1960। 1960 में ही पाकिस्तान ने इंडिया को हराया भी था और गोल्ड मेडल जीते थे हॉकी में, और 1960 में ही इंडस ट्रीटी भी साइन की थी। लेट्स मूव ऑन। मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन। ठीक है, हमारे लॉ में उस टाइम मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस जो है वो किस साल में पास हुआ था? 1957, 59, 1960 या 61? एंड द राइट आंसर इज़ इन 1961। ठीक है, 1961 के अंदर फैमिली ऑर्डिनेंस लॉ पास हो गया था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया फॉट अ सेकेंड वॉर इन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक दूसरी जंग जो है वो कब हुई? अब आप शायद यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो पहली जंग कब हुई है? पहली जंग जो है वो 1948 में हुई थी, बट दैट वाज नॉट अ कंप्लीट मिलिट्री, यू कैन से दैट वाज नॉट अ कंप्लीट मिलिट्री एक्शन। उसमें कुछ कबाइल शामिल थे जब ये कश्मीर का मामला हुआ था, फिर ये वो एरिया ही पूरा डिस्प्यूटेड हो गया था, तो उसको भी हम, ये भी वॉर होती है। सेकंड जो वॉर हुई है वो इन चारों ईयर्स में से कौन से ईयर में हुई है? 1957, 59, 60 या 65? वेरी फेमस, सबको इसका आंसर यकीनन पता होगा। इन 1965, 65 की जंग, जो कि हम क्लेम करते हैं कि हम जीते थे, और ये लाहौर आना चाह रहे थे, कब्ज़ा करना चाह रहे थे, बट हमने जो है बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएट किया और इनको भगा दिया। सो इट्स 1965। लेट्स मूव ऑन। जनरल अयूब खान हैंड ओवर द पावर टू याह्या खान इन। जनरल अयूब खान ने अपना पावर याह्या खान को दिया कि अब आप संभालें, मैं तो जा रहा हूँ। इन 1957, 69, 1964 या 1965? एंड द राइट आंसर इज़ 1967। 1967 में जनरल अयूब खान ने पावर हैंड ओवर कर दिया था जनरल याह्या खान के, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन मिल रही थी उन्हें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। आगे बढ़ते हैं। वैन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कब पहली दफ़ा आम इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए? 1969 में, 1970, 1973 और 1971? एंड द राइट आंसर इज़ इन 1970। यहाँ पे कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1970 में जो है वो इलेक्शन हुए थे, और अवामी लीग, इट्स एक्चुअली द पार्टी, आई फॉरगेट टू मेंशन बाय हेयर, अवामी लीग पार्टी थी ALP, जो कि बांग्लादेश में थी, और उसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। ये शेख मुजीबुर रहमान जो है वो कुछ 167 सीट्स जीते थे इस जनरल इलेक्शन के अंदर, आउट ऑफ 169 इन ईस्ट पाकिस्तान। यानी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मशरक़ी बंगाल, या जो कि अब का बांग्लादेश है, वहाँ पर इन्होंने ठीक ठाक डोमिनेंस क्रिएट की हुई थी 1970 में जो आम इलेक्शन हुए थे। तो इसको भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ALP पूछ ले किसकी पार्टी थी, तो अवामी लीग पार्टी, और उसके शेख मुजीबुर रहमान जो है वो सरबराह थे, और उन्होंने 167 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 169। आगे चलते हैं। जुल्फ़िकार, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ZA भुट्टो, उन्होंने 84 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 144 इन वेस्ट पाकिस्तान।
वेस्ट पाकिस्तान मतलब ये वाला जो पाकिस्तान जहाँ हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ 144 सीट्स थी, जिसमें से 84 जेड भुट्टो ने जीती थी। और ईस्ट पाकिस्तान में 169 सीट्स थी, जिसमें से 164 सीट्स जो हैं वो इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने जीती थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1971 में फिर प्रोटेस्ट होती है। लोग जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें तो सेपरेट कंट्री दो। बिकॉज़ हुआ कुछ यूँ था, इसको समझ लें, इस तरह कोई एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप कर लीजिएगा कि वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब जो हैं वो मान नहीं रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी विक्ट्री को। तो वो कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा आपकी विक्ट्री को। तो ये सिलसिला चला, बड़ी ब्रोकआउट हुई, बड़े हंगामे हुए बांग्लादेश में। उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान था, और इसी का फ़ायदा उठा के इंडिया ने इंटरवीन किया। ये 1971 का टाइम था जब प्रोटेस्ट ब्रोकआउट हुई थी। 1970 में इलेक्शन हुए, उसके अगले साल ही जब जेड भुट्टो साहब ने नहीं माना इलेक्शन को, तो फिर प्रोटेस्ट ब्रोकआउट हो गई। और इसी 71 के दौरान ही 1971 में इंडिया ने मौका देखा कि पाकिस्तान में एनआरकी फैल रही है, तो इंडिया ने जो है वो वॉर स्टार्ट कर दी। और इसी वॉर के नतीजे में बांग्लादेश जो है वो हमसे अलग हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। और 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमारे हाथ से चला गया, जो कि बाद में अब बांग्लादेश है। सो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था, आई होप इसको आप समझ लें। इसमें से कहीं से भी अगर कोई एमसीक्यूज़ बन गया तो आप आई बिलीव कि आप इस काबिल होंगे कि आप उसका आंसर दे सकें। आगे बढ़ते हैं। जेड भुट्टो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन। फिर जेड भुट्टो कब बने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट? 69 में, 70 में, 73 में या 71 में? द राइट आंसर इज़ 71। ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था और मेजॉरिटी में वेस्ट पाकिस्तान में जेड भुट्टो साहब ही रह गए थे। तो रोटी कपड़ा और मकान, ये इनका स्लोगन था, और 71 में भुट्टो साहब ने इक़्तिदार संभाला। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिकेम इफ़ेक्टिव ऑन, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन दिया भुट्टो साहब ने, और वो कब इफ़ेक्टिव हुआ पूरे पाकिस्तान में, या आप उसका इसके लिए एक और भी वर्ड होता है प्रोमलगेट कहते हैं। कब प्रोमलगेट हुआ पाकिस्तान में? 69 में, 70 में, 73 में या 71 में? वेरी इजी क्वेश्चन। आप सबको इसका पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब आया था, जो कि अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में। इट इज़ एक्चुअली द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और ये इफ़ेक्ट हुआ था 14 अगस्त 1973 में, ठीक है। और रिटन फॉर्म में ये कंप्लीट कब हुआ था? 10 अप्रैल को। इसीलिए 10 अप्रैल 1973, 10 अप्रैल, इसीलिए 10 अप्रैल को कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाया जाता है। और इफ़ेक्ट कब आया, मतलब इसको लागू कब किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को? 14 अगस्त 1973। और ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जेड भुट्टो साहब ने दिया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है हमारी कंट्री में। आगे चलते हैं। सेकंड मार्शल लॉ, ठीक है जनाब, मार्शल लॉ पे आ जाएं। सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय। अब क्या हुआ, एक दूसरा मार्शल लॉ भी लगा। पहले मार्शल लॉ का तो आपको पता है ना, 1958 में अयूब खान ने लगाया था, अभी हम उसका एमसीक्यूज़ पढ़ के आ रहे हैं। ये सेकंड मार्शल लॉ है। इन चारों शख्सियात में से किसने लगाया? इस्कंदर मिर्ज़ा ने, ज़ियाउल हक ने, परवेज़ मुशर्रफ ने या राहिल शरीफ ने? एंड द राइट आंसर इज़ सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक इन 1977। भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी जिसको ख़त्म किया, उसका तख्ता उलट दिया जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, और कंट्री पे टेक ओवर कर लिया। ईयर था 1977। आगे बढ़ते हैं। जेड भुट्टो वाज हैंग्ड टू डेथ इन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत किस साल में हुई? 78 में, 1979 में, 1980 या 1981? And the right answer is in 1979। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में जेड भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा हो गई थी, ठीक है। वो सज़ा क्यों हुई उसके पीछे एक अलग बैकग्राउंड है, एक मर्डर कंस्पिरेसी के अंदर जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। बहरहाल द ईयर इज़ 1979। आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ बन सकता है कि 1979 में जेड भुट्टो साहब को सज़ाए मौत हुई। कहाँ पे हुई? डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी।
लेट्स मूव ऑन। उसी साल 79 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, इसको वैसे ही याद रख लें। डॉक्टर अब्दुल सलाम, हम सब ने इनका नाम सुना है, इनको नोबेल अवार्ड मिला। ही बिकेम द नोबेल प्राइज़ लॉरिएट इन 1979 और इनको ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इन्होंने दी थी फिज़िक्स में, उस पर मिला था। सो 1979 में दो बड़े इवेंट हुए हैं, ज़ेड भुट्टो साहब की फांसी और डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद खान जुनेजो वाज द मोहम्मद खान जुनेजो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन विच ईयर। ठीक है, फिर मोहम्मद खान जुनेजो हैं, ये भी एक शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। आपसे ईयर पूछा जा रहा है कब बने थे, 1978, 1979, 1983 या 1985। द राइट आंसर इज़ इन 1985। 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आगे चलते हैं। जनरल ज़िया डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन। ज़िया-उल हक साहब का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था, साल कौन सा था, 1978, 79, 83 और 88। एंड द राइट आंसर इज़ इन 1988। ये एक बड़ी मिस्टीरियस सी प्लेन क्रैश थी, इसको अभी तक कोई सॉर्ट आउट नहीं कर सका है। अपनी अपनी सब थ्योरीज़ देते हैं, कोई कहता है कि अमेरिका इन्वॉल्व था, कोई कहता है कि कोई इन्वॉल्व था। बहरहाल इनके प्लेन का नाम था हरक्यूलिस C-130 और ये अपने प्लेन में ही थे। इनके साथ एक US के भी एक कोई डिप्लोमेट साथ थे, खैर वो भी मर गए थे इसी क्रैश में। तो ये 1988 में ये हादसा हुआ और ज़िया-उल हक साहब जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले। आगे चलते हैं। Who became the president of पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ ज़िया-उल हक। ज़िया-उल हक का तो अब इंतकाल हो गया है, प्लेन क्रैश हो गया है, तो अब उनके बाद कौन प्रेसिडेंट बना पाकिस्तान का? ग़ुलाम इसहाक़ खान, बेनज़ीर भुट्टो, फ़ारूक लगारी, नवाज़ शरीफ। एंड द राइट आंसर इज़ ग़ुलाम इसहाक़ खान। ठीक है, ज़िया-उल हक के बाद ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने मुल्क की बागडोर संभाली और प्रेसिडेंट बन गए और इन्हीं के नाम पे ग़ुलाम इसहाक़ खान एक यूनिवर्सिटी भी है जिसे GI की यूनिवर्सिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who became the PM of पाकिस्तान आफ्टर द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1988। फिर उसी साल 1988 में जब ज़िया-उल हक साहब चले गए और ग़ुलाम इसहाक़ खान प्रेसिडेंट बन गए तो PM के लिए जनरल इलेक्शन हुए। इन चारों शख्सियात में से कौन PM बना? ग़ुलाम इसहाक़ खान तो खैर सॉर्ट आउट कर लिया हमने, ये प्रेसिडेंट थे, ये PM तो हो ही नहीं सकते। फिर बेनज़ीर भुट्टो, फ़ारूक लगारी या नवाज़ शरीफ। एंड द राइट आंसर इज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गई थी और प्रेसिडेंट जो थे वो ग़ुलाम इसहाक़ खान थे। लेट्स मूव ऑन। नवाज़ शरीफ बिकेम द PM ऑफ पाकिस्तान इन। पहली दफ़ा नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के PM कब बने? 1990 में, 1991, 1992 या 1993। एंड द राइट आंसर इज़ अगस्त 6, 1990। 1990 6 अगस्त को पहली दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। आगे चलते हैं। Who dismissed बेनज़ीर भुट्टो इन भुट्टोज़ गवर्नमेंट इन 1996। फिर 1996 में 1996 में बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी दफ़ा भी गवर्नमेंट थी, तो किसने डिसमिस किया? फ़ारूक लगारी ने इनकी गवर्नमेंट ख़त्म की, शौकत अज़ीज़ ने की, नवाज़ शरीफ ने की या जनरल परवेज़ मुशर्रफ? एंड द राइट आंसर इज़ फ़ारूक अहमद लगारी, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे और उनके पास इख्तियार था कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें और गवर्नमेंट ख़त्म कर दें। ये आर्टिकल 58(2)B, ये एक आर्टिकल है 58(2)B जो कि इख्तियार देता था, अब तो ये हटा दिया है वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन ये इख्तियार देता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी भी टाइम असम्बलियाँ जो है वो तोड़ सकता है, रिज़ॉल्व कर सकता है और हुकूमत ख़त्म कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही इन्हीं इख्तियारात का इस्तेमाल किया फ़ारूक अहमद लगारी साहब ने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट जो है वो 1996 में एबॉलिश कर दी, डिसमिस कर दी। आगे चलते हैं।
पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप इन, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? वेरी फेमस और क्रिकेट लवर्स को तो ठक से पता होगा। 1990, 1991, 1992, 1993। एंड द राइट आंसर इज इन 1992। ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ये उस वक्त कैप्टन थे और इंग्लैंड को हमने फाइनल में हराया था। और ये मेलबर्न में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, MSD ग्राउंड में, मेलबर्न ग्राउंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का। आगे बढ़ते हैं जनाब। हु डिसमिस नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट इन 1999? तो बेनज़ीर भुट्टो ने तो ये देख लिया था, नवाज़ शरीफ साहब की भी बारी आ गई 1999 में। और ये एक मिलिट्री कोप था बेसिकली। मिलिट्री कोप ये कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक्चुअली कोशिश की थी कि वो अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी तरह से हटा दें। ये उसी का रद्द अमल था, मिलिट्री कोप आया। तो क्या वो फ़ारूक लगारी थे, क्या वो शौकत अज़ीज़ थे, क्या वो जनरल राहिल शरीफ थे, क्या वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे? तो डेफिनेटली जब मैंने इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों शख्सियात तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये एक मिलिट्री कोप है तो कोई जनरल ही हो सकता है। तो क्या तो या तो वो जनरल राहिल शरीफ हो सकते हैं या वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो सकते हैं। और सबको पता है कि नवाज़ शरीफ को किसने हटाया था, ईयर याद रखिएगा 1999 में। एंड द पर्सन इज़ ऑब्वियसली जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ऑलराइट, 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ साहब का तख्ता उलट दिया। आगे चलते हैं। एंड मुशर्रफ बिकम द प्रेसिडेंट, मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन गए थे। एक्चुअली उन्होंने रेफरेंडम कराया था 2002 में। 1999 में जैसे ही नवाज़ शरीफ गए हैं उसके बाद उसके 1-2 साल बाद रेफरेंडम करा लिया पूरे मुल्क में। रेफरेंडम मतलब राय ली गई पूरे के पूरे मुल्क में कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ही मुल्क की बागडोर संभाल लूँ या हम इलेक्शन कराएं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टी-शर्ट्स पहन के घूम रहे थे जिसमें हाँ का लिखा हुआ था। हाँ का मतलब कि हम चाहते हैं कि आप ही कंटिन्यू करें मुल्क। तो मुशर्रफ साहब जो हैं फिर उस रेफरेंडम के नतीजे में प्रेसिडेंट बन गए थे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली बन गए थे। तो आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हु बिकेम द PM ऑन अगस्त 2004? जी ये याद रखिएगा, 2004 में कौन PM था? सही है, मैं थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ ताकि रेलेवेंसी क्रिएट हो। 2002 में रेफरेंडम हुआ तो प्राइम मिनिस्टर बने ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली और मुशर्रफ साहब तो प्रेसिडेंट ही थे। लेकिन 2 साल बाद PM चेंज हो जाता है 2004 में। प्रेसिडेंट वही हैं, अभी मुशर्रफ साहब ही हैं, सही है, लेकिन PM चेंज हो जाता है। मैं इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद आपको आसानी हो जाएगी। फ़ारूक लगारी साहब थे PM, शौकत अज़ीज़, जनरल राहिल शरीफ या जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो नहीं हो सकते बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट। तो क्या इन 3 शख्सियात में से कौन PM था? द राइट आंसर इज़ शौकत अज़ीज़। शौकत अज़ीज़ साहब जो हैं वो PM सेलेक्ट कर लिए गए थे 2004 में। ये क्यों आए 2 साल बाद, इसके पीछे भी बैकग्राउंड है बट हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप इतना याद रख लें कि अगस्त 2004 में शौकत अज़ीज़ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर 7.6 रेक्टर स्केल अर्थक्वेक केम इन आज़ाद कश्मीर? आप लोगों को शायद याद हो कि ये बड़ा ख़तरनाक शिद्दत का अर्थक्वेक आया था जो कि जिसका मेन मरकज़ तो आज़ाद कश्मीर था, लेकिन ये फिर पूरा KPK की तरफ भी आया था, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में आया था। तो ईयर कौन सा था? 2000, 2005, 2006 या 2007? एंड द राइट आंसर इज़ 2005। ये 2005 का ज़लज़ला था, बड़ा शदीद ज़लज़ला था जिसने झंझोड़ के रख दिया था और बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला आया था। आगे चलते हैं जनाब। वैन डिड बेनज़ीर भुट्टो एसेसिनेटेड? बेनज़ीर भुट्टो को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कब शहीद किया गया? 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? एंड द राइट आंसर इज़ इन 2007। 2007 में बहुत ही सबको याद होगा ये इवेंट तो, लियाकत बाग रावलपिंडी में ये जो है वो मोहतरमा जो है बेनज़ीर भुट्टो वो जलसे से ख़िताब कर रही थी और फिर वो सारा इवेंट होता है। सो इट्स 2007। आगे चलते हैं। आसिफ अली जरदारी बिकेम द प्रेसिडेंट इन विच ईयर?
2007, 2008, 2009 या 2010? एंड द राइट आंसर इज़ 2008। फिर उसके अगले साल 2008 में आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बन जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। आगे चलते हैं। विच पाकिस्तानी इन 2009 पास्ड 23 A level exams and received the Pride of Performance Award? ठीक है जनाब, 2009 में वो कौन सा पाकिस्तानी था जिसने 23 A लेवल एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास किए थे और पाकिस्तान में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला है? क्या वो आरफा करीम थी, क्या वो अली मोइन नवाज़िश थे, क्या वो मलाला यूसुफ़ज़ई थी, या क्या वो हसाम खान थे? एंड द राइट आंसर इज़ अली मोइन नवाज़िश। अली मोइन नवाज़िश जो है इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ए लेवल से पास किए थे सारे सब्जेक्ट्स, और ये पिक्चर भी काफ़ी रेलेवेंट है, आप देख लीजिएगा इनके सारे ग्रेड्स। ऑब्वियसली ये मैथमेटिक्स में थोड़े से वीक हैं बिकॉज सी ग्रेड इज़ देयर, बट इट्स फाइन। ओके आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन तौहीन अदालत में की वजह से प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था। आपसे ईयर पूछा गया है कि वो कौन सा ईयर था, 2007, 8, 2011, 2012? द राइट आंसर इज़ 2012। इन 2012 ये गिलानी साहब हैं, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। दैट्स द हिस्ट्री इन पाकिस्तान। ये शायद पहले पीएम है जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। आगे बढ़ते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इसी बुक में है आपकी, मैंने सोचा एमसीक्यूज बनाने से बेहतर है मैं वैसे ही प्रेजेंट कर दूं। एक पाकिस्तानी बच्चा है 9 साल का जिसका नाम है राई हारिस, और इसने ओ लेवल 2014 में ओ लेवल पास किया था 9 साल की उम्र में, और इसने 800 साल का कैम्ब्रिज का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सो इट्स अ ह्यूज न्यूज़। एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम राई हारिस है, पाकिस्तानी है, और उसने 2014 में ओ लेवल्स के सारे एग्ज़ाम्स पास किए और 800 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। सो दैट मस्ट बी वर्थ कमेंडिंग। आगे चलते हैं। पाकिस्तान स्ट्रीट फुटबॉलर बीटिंग द यूएस इन स्ट्रीट फुटबॉल कप इन ब्राज़ील। इन पाकिस्तान के ये एक्चुअली स्ट्रीट फुटबॉल कप हुआ था ब्राज़ील में, तो यहाँ से पाकिस्तान भी गया था और पाकिस्तान ने यूएस को बीट किया था वहाँ पे। किस ईयर में? 2007, 2008, 2012 या 2014? राइट आंसर इज इन 2014। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके दैट्स द लास्ट वन आई बिलीव। मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, आपकी बुक में ही थी। मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पीस अवार्ड मिला है फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज़। इन्होंने ट्राइबल एरियाज़ में गर्ल्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी, तो 2014 में इनको नोबेल पीस अवार्ड मिल गया और ये दूसरी पाकिस्तानी हैं जिनको नोबेल पीस अवार्ड मिला है। पहला कौन है? ऑब्वियसली आपने सही पहचाना, पहले हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। 1979 में उनको नोबेल अवार्ड मिला था। और 1979 में और क्या हुआ था? 1979 में ज़ेड भुट्टो साहब की एसेसिनेशन नहीं, उनकी डेथ सेंटेंस हुई थी। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर 6 पार्ट 1। हमने सारे के सारे जो हैं वो इवेंट्स पाकिस्तान के कवर कर लिए हैं। अभी वर्ल्ड के इवेंट्स बाकी हैं, तो ज़रा वेट कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पार्ट 2 भी अपलोड करने वाला हूँ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।